नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्रीकाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं जाति गणना की घोषणा केंद्र सरकार ने कर दी है, पहले ही कर दी थी, और जनगणना की तिथियां भी निर्धारित हो गई हैं। 2026 में जनगणना पूरी की जाएगी, 2027 में उसे जारी किया जाएगा, 2026 से 27 के बीच। स्त्री काल के जो नियमित दर्शक हैं उन्हें यह याद होगा कि हम सब अक्सर ये बात करते रहे हैं, पर्सनली मैं करता रहा हूं, कि स्टेप वाइज ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, पीएम मोदी और आरएसएस का इरादा है कि स्टेप वाइज दो तीन चीजें वो जो जो मेजर मांग रही है कांग्रेस की, खासकर विपक्ष की, और तमाम जो गैर राजनीतिक विपक्ष हैं उनके अपने आंदोलन भी रहे हैं, उन सब को 2029 के पहले पूरा कर दिया जाए। एक तरह से स्पेस छीन लेना, पोलेमिक्स करना इसको कहते हैं। और वो है कि आप गणना कराएंगे, जाति गणना, जो कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार मांग करते रहे हैं। अब वो श्रेय वगैरह की बातें फिर बहुत इतिहास में पीछे छूट जाती है। उसके बाद डिलिमिटेशन का जो मामला है, जो परिसीमन का मामला है, उसके बहुत सारे पेच हैं जो दक्षिण भारत के साथ उलझ रहे हैं, उसको सुलझा लिया जाएगा। और इसके बाद जो महिला आरक्षण बिल, जिसका नाम उन्होंने अपने हिसाब से नारी शक्ति वंदन बिल दिया है, वह जो पास हो चुका है, वह लागू हो जाएगा। इसकी कहानी भी हमने बहुत डिटेल में बताई है, लेकिन अब मैं उसको अपने एक वीडियो के जरिए बताऊंगा, जो अभी 2-3 दिन पहले हमने संभाजी नगर औरंगाबाद में बात करते हुए कही थी, महाराष्ट्र। तो उसके जरिए और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों को का स्वागत कर लेता हूं। कल राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं और बिहार में वो राजगीर जा रहे हैं, यानी नीतीश जी के गढ़ में जा रहे हैं। लगातार यहाँ सामाजिक न्याय सम्मेलन कर रहे हैं, अलग अलग जाति समूहों से मिल भी रहे हैं। कल का जो उनका सम्मेलन है राजगीर में, वो अति पिछड़ा समूहों के बीच में उनकी उपस्थिति है, उनके बीच वो अपनी बात रखेंगे। नीतीश जी का गढ़ है राजगीर, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। नालंदा, नवादा, राजगीर, वो जो पूरा इलाका है। ये अभी जब मैं आ रहा था बात करने, तो उसके पहले एक अधिकारी, नाम न बताने के सब पे ऐसे चर्चा उनके मित्रों से उन्हें पता चला, तो वो बता रहे थे कि उस इलाके में बसेज रोकी जा रही हैं और लोगों का रीच वहां रोका जा रहा है, जाना वहां मुश्किल हो रहा है। हालांकि मैंने फिर उसको काउंटर चेक कांग्रेस के जो लोग जा रहे हैं उनसे अभी नहीं किया है, लेकिन ऐसी स्थिति बिल्कुल होगी। हालांकि एक सवाल भी बनता है कि क्या नीतीश जी का ये वर्क पैटर्न कभी रहा है, क्या नीतीश जी को इन सब की जानकारी है? लेकिन इन सब से अलग ज्यादा बड़ी बात आज हम लोग कर रहे हैं, जो अक्सर मैं कहता हूं कि रियल पॉलिटी को समझने की कोशिश हम सबको करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने पैनल का स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं यूजुअली जी, हमारे साथ ही विनय ठाकुर, स्त्रीकाल के संपादकों में एक वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ हैं प्रोफेसर कालीचरण स्नेही, बहुत कुछ दिनों बाद है। हालांकि हम लोगों ने एक सोलो तो बीच में बातचीत की थी आपके वहां से लौट करके आने के बाद बौद्ध सम्मेलन से। तो प्रोफेसर कालीचरण स्नेही सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अम्बेडकरवादी चिंतक हैं, पीछे आपका बैनर भी दिख रहा होगा। हमारे साथ है हेमंत कुमार, हमारे नियमित साथी, वरिष्ठ पत्रकार और बिहार की जानकारियां, खास करके राजनीति की और गतिविधियों की बेहद बारीक नजर रखते हैं उस पर, और इनकी जानकारियां इनके पास होती है। जो मैंने कहा हो सकता है वो वेरीफाई भी कर लें कि भाई ऐसा है क्या। हालांकि एक अधिकारी ने बताया, सच ही कहा। हमारे साथ हैं मनोरमा, हमारे साथ हैं सीमा जी, क्रम से चलो। हमारे साथ हैं सीमा जी, वरिष्ठ सामाजिक राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक। और हमारे साथ हैं इस शो की होस्ट, जो इन दिनों होस्ट नहीं कर रही हैं, आज हमारी गेस्ट हैं मनोरमा। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार, स्त्रीकाल की संपादकों में से एक। सबसे पहले जो मैंने बात आधी रखी थी वो वीडियो देख लेते हैं। ये पूरी तैयारी है जो हम लोग कई बार यहाँ बात कर चुके हैं, अन्य जगहों पर भी बात कर चुके हैं। जब ये कहा जा रहा था कि जाति गणना नहीं करेंगे और आदि इत्यादि, तब भी हम कह रहे थे कि इनकी तैयारी अलग है, लड़ाई को पहचानने की जरूरत होती है। माफ करिएगा, अपना ही वीडियो दिखा रहा हूँ।
जाति गणना होने वाली है। किस फॉर्मेट में करेंगे कांग्रेस चाहूंगा कि ऐसा नहीं होने जा रहा है कि जाति गणना नहीं होगा। मेरा अनुमान है, मैं डर रहा हूं कि जाति गणना होने वाली है। किस फॉर्मेट में करेंगे, कांग्रेस ने भी पहले किया था 2012-13 में, और जाति गणना के बाद डिलिमिटेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। आरएसएस के लोग बड़ा 100 साल से काम कर रहे हैं, 100 साल मनाने जा रहे हैं। डिलिमिटेशन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो 2029 में ही महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए तवज्जो चाहूंगा, वो कैसे होगा? वो इसलिए कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में एक रिजोल्यूशन हुआ, एक संविधान संशोधन हुआ, और ये हुआ कि 2026 के बाद जो जनगणना होगी, 2025 के बाद जो जनगणना होगी उसके बाद ही डिलिमिटेशन हो सकेगा। यानी मोदी सरकार ने 2021 में यदि जनगणना करा दिया होता तो अगला 2031 के जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होता। लेकिन इन्होंने आपदा में अवसर, बोलते हैं ये लोग, आपदा में अवसर देखा, इसको खींच के 25-26 तक लेके आए हैं। तो वो जो अटल बिहारी वाजपेयी वाला संविधान संशोधन है उसका डेट क्रॉस कर रहा है। और उसके बाद थोड़ा तमिलनाडु में बात कर लेंगे, साउथ के लोगों से बात कर लेंगे, डिलिमिटेशन लागू करेंगे, ये फॉर्मूला निकालेंगे और महिला आरक्षण हो जाएगा। तो क्या मोदी जी हमारे हो जाएंगे? नैरेटिव दिखा रहा हूं मैं, और दोनों तरफ कांग्रेस पे थोड़ा कम बात कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस की बीमारी यह है कि शुरू से ही एनी बेसेंट ने 1920 में दलित रिजोल्यूशन पास किया। श्रेय ले लेने की बीमारी। हम लोग बात कर रहे थे 2024 का विलन कौन है, 2024 में जीत हो गई होती तो वो यानी कौन है एनी बेसेंट? ये वो एनी बेसेंट हैं जो कहती हैं कि दलित, उसमें अछूत बोलते थे कि अछूत जो हैं गंदे रहते हैं, इसलिए उनको स्कूलों में, वो थोड़ा पहले ही उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो ये उस वक्त के दलितों को या बाबा साहब को चिढ़ाना नहीं तो और क्या है। बाबा साहब ने इसको कोट किया है कि ये वो एनी बेसेंट हैं जो हमारे बारे में ये विचार रख रही हैं और दलित प्रस्ताव भी वही पेश कर रही हैं। जो हरिजन कहता हो वो हमारा रहनुमा हो जाता है। तो ये सब है, ये संकट है। लेकिन खैर, ये सब चीजों के बीच में यदि मोदी जी ऐसा कर देंगे तो क्या अम्बेडकरवादियों की लड़ाई खत्म? महात्मा फुले की लड़ाई खत्म? हम जैसे स्त्रीवादी क्या क्लैपिंग करने लगेंगे? नहीं, लड़ाई इक्वालिटी हासिल करने तक है। बाबा साहब का जो मंत्र है, समता हासिल करने तक है, बंधुता हासिल करने तक है, स्वतंत्रता हासिल करने तक है, एक एक व्यक्ति की गरिमा हासिल करने तक है, जो संविधान कह रहा है। वही मैंने कहा कि जो एक तो व्यक्ति यूनिट हो, हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था में समुदाय यूनिट होता है, इसीलिए उसे लड़कियों को प्रेम करने का हक नहीं, लड़कों को निर्णय लेने का हक नहीं, खाप पंचायतें सीधे सीधे निर्णय सुनाती हैं, हत्याएं होती हैं, ये सब कुछ होता है। तो जब तक हम ये हासिल नहीं करेंगे, समता, बंधुता, स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा, तब तक लड़ाई जारी है। ये जो घटनाएं घटती हैं उसके बीच से हमें अपने वक्त को पहचानना होता है। ये 1936 का भाषण यही कहता है। माफ करिएगा, थोड़ा ज्यादा समय लिया होगा। जी, तो ये अभी 2-3 दिन पहले 31 तारीख को हमने ये बात वहां भी कही थी, यहां भी कहते रहे कि इसी सिलसिले में ये चीजें होंगी। स्नेही सर, और अब कल ट्वीट करके टाइमलाइन भी बता दिया गया है कि जाति गणना भी होगी, जनगणना भी होगी, डिलिमिटेशन भी ऐसे ही होगा। तो आगे क्या? हालांकि मैं एक चीज और, एक कहानी सुना देना चाह रहा हूं आपको, तो इसके पहले कि आपकी टिप्पणी लो। नाम, बिना नाम के, राजेंद्र यादव का नाम लूंगा, हंस का नाम लूंगा, जिन्होंने ऐसा कहा था उनका नाम नहीं लूंगा। तो उन्होंने एक बार लोगों को बताते भी चलते थे, तो उन्होंने कहा कि जो है, हमने कहा था ना कि अटल बिहारी की सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है। 98 में एडिटोरियल लिखा था उन्होंने, स्नेही सर, राजेंद्र यादव ने हंस का। तो उन्होंने कहा कि एक पंडित जो जब कहते चलते हैं, लोगों को बताते चलते हैं कि हमने कहा था ना कि आ जाएगा,
एक पंडित जी थे, ज्योतिषी का काम करते थे, और उन्होंने कहा कि फलाने दिन किसी टाइम पे इस मुहूर्त पे हमारे घर में आग लग जाएगी, और सच में उसी दिन आग लग गई। आग लग गई तो अब पंडित जी आग बुझाने की जगह लोगों को बताते फिर रहे हैं कि हमने कहा था ना, हमारे ज्योतिषी कितने बुझा नहीं रहे थे। तो इस तरह से वो किसी बड़े साहित्यकार पत्रकार की आलोचना लिखते हैं वो। तो मैं उस शैली में कुछ नहीं कर रहा हूं कि हम लोग कहते रहें, लेकिन कहते तो हैं, बहुत अल्पसंख्यक संख्या हमारी बहुत कम होती है जो हम लोग इस तरह से समय को देखते हैं। अब आपसे सवाल ये है कि विपक्ष जो आज का मुख्य विषय है, इनकी तैयारी ऐसी है, ये इनकी तैयारियां आपको अहल्याबाई होलकर जयंती जिस तरह से मना रहे हैं, 3-3 जातियों पे इनका टारगेट भी, तो ये पूरी तैयारी के साथ काम कर रहे हैं। विपक्ष इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता हुआ दिखाई पड़ता है, और क्या जब मैं सोच रहा हूं जो हम बात करते रहे, तो लगभग हो ही गया वो, तो महिला रिजर्वेशन के साथ, डिलिमिटेशन के साथ जब ये चुनाव में उतरेंगे तो इनका मुकाबला कर पाना कितना संभव होगा, कैसे संभव है, मुकाबला तो करना ही है, कैसे संभव नहीं सर। अनम्यूट कर रहा हूं आपको। ओके, सॉरी। आपने जो अपने भाषण का कुछ अंश सुनाया है उससे बहुत सी बातें स्पष्ट हो गई हैं। आप बहुत बारीकी के साथ, बहुत गंभीरता के साथ कांग्रेस को भी और आरएसएस को भी और भाजपा को भी देखते समझते रहे हैं, अपना विश्लेषण देते रहे हैं, क्योंकि अनुभव आधारित आपका जमीनी जो काम है उसके आधार पर होता है, और लगभग परिणाम भी उसी के नजदीक आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अनुभवी पत्रकारों का यही एक होता है कि वो धड़कनों को जानते हैं कि किस ओर क्या, किस तरह की चाल चलने वाली है, वक्त किस करवट में जाने वाला है, ये हो जाता है। लेकिन जो आपने एक बात कही कि क्या सारे मुद्दे यदि भाजपा और आरएसएस हल कर देती है तो हम क्या बेकार हो जाएंगे, हमारा कोई एजेंडा नहीं रहेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा अपने वहां के भाषण में कि नहीं, समता, बंधुता, इक्वलिटी की लड़ाई, सम्मान की लड़ाई, स्वाभिमान की लड़ाई जारी रहेगी। और मुझे लगता है ये लंबा सफर है। ये अभी हम माने आरएसएस ने 100 साल का सफर तय किया, लेकिन दलितों की स्थिति में कोई फर्क नहीं। अभी भी दलितों पर पेशाब की जा रही है, ब्राह्मण के रूप में उनको अपमानित कर रहे हैं, दलितों के रूप में सीवर में लोग काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यदि शेर ये कहे कि हम बकरी का उद्धार करने वाले हैं, अपने शिकार का उद्धार करने वाले हैं, तो बकरियों के समूह को तो कभी भी स्वीकार नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। जो हजारों वर्ष से शोषण का चक्र चलाते रहे, जिन्होंने हजारों वर्ष, वो कुछ भी कहें, वो कुछ भी कह दें, ये वही लोग हैं जो पूर्व एशिया में जाकर के, दक्षिण एशिया में जाकर के कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, हम शांति प्रिय हैं, और देख लीजिए देश में कैसा नंगा नाच हो रहा है। किस तरह से उनके सारे के सारे जो अवतार हैं शस्त्र धारण किए हुए घूम रहे हैं, और उनको मंचों पर बाकायदा शस्त्र लेते हुए देख सकते हैं, एक दूसरे को सम्मानित करते हुए, तलवारें भेंट, लोकतंत्र में तलवारें भेंट की जा रही हैं। कल्पना करिए आप, मुगदर भेंट किए जा रहे हैं। ये तो देखिए, माने करना ये चाहिए था कि मंच पर आपको ये भेंट करना चाहिए था, करना ही है। जैसे विवाह होते हैं तो देखा, दलितों के विवाह जोड़े सजा लिए जाते हैं। अरे बात तो तब है कि इस चीज को प्रचारित करो कि देखो ये ब्राह्मणी है और ये दलित है, ये ठकुराइन है और ये दलित है, ये कुशवाहा है, ये जाकर के ये है, और इनको प्रचारित करो और अपने परिवारों से लाओ, तब तो बात बने। अपने परिवारों से लाओ कि देखो हमारा ये कैबिनेट मिनिस्टर है, हमारा ये पार्टी का अध्यक्ष है, हमारा ये जिलाध्यक्ष है, हमारा ये जनपद ब्लॉक का अध्यक्ष है, देखो अपनी बेटी को जाकर के दे रहा है, भारत को एक बना रहा है, हिंदुओं को एक कर रहा है। ये है, ये इस ओर तो कभी झांकेंगे नहीं। दलितों को गरीब बना करके रखो, फिर उनको जाकर के अनुदान देकर के कन्या विवाह वही कराएंगे, उन्हीं के माध्यम से होंगे। तो ये सब जो है, तो इनके द्वारा किए हुए काम कैसे विश्वसनीय हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। जिनकी राम मंदिर में आस्था हो, शिलाओं पत्थरों को शिलाओं के रूप में पूजा जा रहा हो, और बाबा साहब का जब बीएसपी सरकार में अंबेडकर पार्क बन रहा था तो उनको पत्थर कहा जा रहा था, इनके पत्थर शिलाएं हो जाते हैं और दलितों के पत्थर पत्थर ही रहते हैं। ये कुछ भी कर लें,
अभी एक मैं टीवी डिबेट में था, वहां कह रहे थे कि भाई हम तो बाबा साहब को मानते हैं, हमने बाबा साहब को मानते हो तो संत रविदास को भी तो मानते हो। संत रविदास के नाम पर जो जिला था उसको सपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में बदल दिया था, पूज्य रमाबाई के नाम पर जिला था उसको बदल दिया था, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर जिला कुछ बहुजन आइकॉन थे हमारे उनको बदल दिया गया था। तो आप स्थापित क्यों नहीं कर देते? एक और तो कहते हैं कि सपा मुख्य मुकाबले में है, हमारी प्रतिद्वंदी है, जब प्रतिद्वंदता तो ये होती है कि उनके प्रतीकों को भी बदलो। उप मुख्यमंत्री नहीं मिला, 16 से अधिक राज्यों में इनकी सरकारें हैं, एक उप मुख्यमंत्री नहीं मिला, दावेदारी करते हैं अरे प्रतीक ही सही, एक प्रतीक भी नहीं बिठा सके ना, खतरा है। जैसे जीतन राम मांझी को देख करके और नीतीश जी को खतरा हो गया था, क्या टिप्पणी उनकी थी, किस तरह से हल्की टिप्पणी थी। तो ये सारे सतर्क हैं कि दलितों को भूल करके भी पद भी नहीं देना है। तो ये इनकी मानसिकता में कभी परिवर्तन होने वाला नहीं। यदि सचमुच में भाजपा व आरएसएस आगे बढ़ रही है समता की ओर, संविधान की ओर, बंधुता की ओर, इक्वलिटी की ओर, तो घोषणा क्यों नहीं कर देते कि अगले चुनाव में भारत का प्रधानमंत्री जाकर के दलित होगा? तब तो हम माने। अरे प्रतीकात्मक ही सही, बिल्कुल भरोसा नहीं, राष्ट्रपति तो बना देते हैं, उन्हें पता है कि राष्ट्रपति की सम्मान की स्थिति क्या है, लेकिन नाम मात्र के लिए कह दें कि योगी के बाद उत्तर प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री। अरे भाई दलित इतना तो रख रहा है, बताइए इनकी दृष्टि में कि उत्तर प्रदेश में 4 बार दलितों के बीच से बहन मायावती जी सत्ता संभालती हैं, लेकिन इन्हें जब मौका मिलता है कुर्सी पर तो ब्राह्मण को तो उप मुख्यमंत्री बना लेते हैं, ओबीसी को बना लेते हैं, दलित को इस योग्य भी नहीं समझते। ये बिल्कुल एग्जीक्यूटिव पावर के तौर पे वो आ जाएंगे तो बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं बहुत जगहों पे इसके, लेकिन ये नहीं कर, यद्यपि राष्ट्रपति को संवैधानिक पद पर देख करके भी इनको बहुत मुश्किल फंस रही है, क्योंकि वो आखिरकार पद्मश्री बांट रही हैं, पद्म भूषण पुरस्कार दे रही हैं, बड़े बड़े महत्वपूर्ण जो कार्य हैं उनके द्वारा हो रहे हैं, और जो इन्हें लगता है कि यहाँ इन्हें नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंच रहे हैं। अरे गलती सुधार लेते। आज कुछ विग्रहों का अयोध्या में उसमें क्या करिएगा, उसमें तो इन्होंने वो क्या, कौन है, प्रज्ञा नहीं, वो उस समय की जो विनय उमा भारती और 2 जो थी विनय सर, साध्वी रितंबरा बोल रहे हैं, साध्वी रितंबरा को भी और सबको भी दिया जा रहा है। तो सर सबको यूज कर लिया, पता नहीं कहाँ चले गए हैं ये सब। शिवराज को भी खूब यूज किया, शिवराज जी को भी। बिल्कुल, हम आते हैं सर आपसे अगले राउंड में टिप्पणी लेंगे, छोटी छोटी पहले राउंड की टिप्पणियां सबकी छोटी ही रखेंगे। लेकिन विनय सर, ये चीजें जब वो कर लेते हैं, यानी महिला आरक्षण यदि लागू हो जाता है, जो गति तो वही दिख रही है, उसमें कोई बहुत सारे जगहों पे अब तो एक खास किस्म से सूचना और विश्लेषण दोनों आ रहा है। तो महिला आरक्षण, डिलिमिटेशन, जगह जगह सीटें बढ़ जाएंगी, और अपने हिसाब से इनका उत्तर भारत वाला, मान लिया वो सीटें ना भी बढ़े या कुछ फैसला कर लेते हैं या दक्षिण भारत से, तो क्या मुकाबला कठिन हो जाएगा, और उससे लड़ाई की तैयारी विपक्ष की कैसी दिखाई पड़ रही है? हेमंत सर आप बने रहे, लेकिन आपके पास आएंगे सबसे अंतिम में, क्योंकि यहाँ हम लोग चलेंगे राजगीर आपके साथ। संजीव जी देखिए, कुछ बात तो आपने शुरू में ही इशारा कर दिया कि जी आखिर क्यों ये इस जनगणना, जाति जनगणना को 2026 लेकर के आए। ठीक है, दूसरी बात, जो भी राजनीति से जो लोग जुड़े हुए लोग हैं या जिन्होंने राजनीति को देखा है, उनको पता है कि ये जब डिलिमिटेशन होता है तो उस डिलिमिटेशन में कैसे नेताओं को ध्वस्त करने का काम किया जाता है, कैसे जो सीमाएं इस ढंग से बनाई जाती है कि स्थापित नेता जो है वो धूलिसात हो जाते हैं, कि उनके जो जहां जो एग्जीक्यूटिव में सीट पे बैठे होते हैं उनको पता होता है कि उनका सपोर्ट बेस किस तरफ है, उसको कैसे काट करके नया एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें वो मजबूत स्थिति में रहे। ये एक वो जानते हैं। दूसरी बात ये मैं कहता हूं कि देखिए, आपके पास हवाई जहाज हो, इससे ज्यादा जरूरी है कि आपको हवाई जहाज चलाने आना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप स्टेट इंस्ट्रूमेंट को यूज करना चाहते हैं
तो जैसे सोशियोलॉजी में एक टर्म होता है ना, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, तो वो बहुत जरूरी होता है कि आप कैसे सत्ता के उन उपकरणों का सही से इस्तेमाल करेंगे और कैसे पावर स्ट्रक्चर को आप, और जो पावर पॉलिटिक्स है उसको आप अपने हिसाब से कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे। देखिए, आप ये बात सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब इसलिए उस पूरे नैरेटिव्स को या उस पूरे पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज कर पाए या नई परिभाषाएं गढ़ पाए, क्योंकि वो इक्वलिटी के फुटिंग पे थे, चाहे वो डिग्री की मामले में हो, चाहे वो इतिहास और राजनीति की समझ के मामले में हो, क्योंकि उनकी ताकत जो थी वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से नहीं थी, और इसीलिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के जरिए उनको न्यूट्रलाइज नहीं किया जा पाया। और जैसे जैसे समय बीता और जैसे जैसे लोकतंत्र के दायरे में वो लोग आए जो कल तक पावरलेस थे या जिनकी पूछ नहीं थी, उन्होंने राजनीति के कायदों को समझा और खेल के नियम को अपने हिसाब से ढाला। उसमें बहुत लोगों को नाराजगी भी थी, चाहे वो गवर्नेंस का मामला हो, चाहे वो वायलेंस का मामला हो, तमाम चीजें उसमें आई। लेकिन ये जो जैसे जैसे समय बीतता गया और जैसे जैसे इंपावरमेंट हुआ उन लोगों का जो कल तक डिसएम्पावरमेंट में थे, तो उसके बाद राजनीति का पूरा व्याकरण बदला है। अब ये जो ताकतें जो आज राजनीति में आई है, इनकी ताकत कहीं और है, और उस ताकत या उस पावर का जो ग्रामर है उसको आपको समझना पड़ेगा और वहां से आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि टोकन आप जो कह रहे हैं, जिन लोगों ने पावर हासिल किया, अब उनके स्पेस पे आके उनके मुद्दों को पीट करके, मूलतः क्या है, बाबा साहब भी जो कह रहे हैं कि सत्ता गुरु किल्ली है, तो अब वो जो गुरु किल्ली अब इनके हाथ में है। और वैसे में आपके यहाँ पॉलिमिक्स तो इसी को कहते हैं ना, कि आपके स्टेज पर आकर के आपके मुद्दों पे जोर शोर से काम करते हुए या करते हुए दिख करके आपको न्यूट्रलाइज कर देते हैं या आपके मुद्दे छीन लेते हैं। ऐसे में संघर्ष का रास्ता कहाँ है, ये विनय जी? दो चीज मैं उदाहरण दूंगा। अब जैसे फिल्मों में देवदास फिल्म जो है, देवदास फिल्म जो संजय लीला बंसाली ने बनाई है, वो है तो ट्रेजेडी, लेकिन उसने उसका जो ट्रीटमेंट किया है वो ट्रेजेडी की तरह नहीं किया है। इतना कलर है उसमें, इतना म्यूजिक है, तो वो एंटरटेनमेंट है ना। महिला आरक्षण को ये नारी शक्ति बंधन कर देते हैं, इसीलिए तो नाम देखिए, झारखंड में नाम को लेके बहुत लड़ाई हुई। भाजपा के लिए वो नाम बनांचल था, तो झारखंड पार्टियों ने बहुत इस बात को लेकर के बहुत लड़ाई की, खास करके शैलेंद्र महतो ने, कि भाई अगर नाम बनांचल हो जाएगा तो हमारा पूरा आंदोलन बेकार चला जाएगा। और उन्होंने उस नाम को बरकरार रखा, क्योंकि वो नाम जो होता है, नाम के साथ पहचान और उसके साथ अस्मिता बहुत जुड़ी रहती है, उसमें इतिहास भूगोल सब होता है। तो ये चीज जो है, ये चीज आपको पहचान करनी पड़ेगी। एक और छोटी बात मैं कहूंगा, आप महाराष्ट्र में भी ये हुआ, मैं एक सेकंड इंटरवेट कर रहा हूँ, समता और समरसता का बड़ा संघर्ष वहां रहा। अंत में बैकफुट पे जाना पड़ा बीजेपी की सरकार को, अपने सर्कुलर वापस लेने पड़े थे। 2015-15 की बात है जी। एक और छोटा उदाहरण जो रोमन साम्राज्य का मैं पढ़ रहा था, तो उसमें आया कि रोमन साम्राज्य के जो एम्परर थे उनको गॉड की तरह दिखाया जाता था, और इसलिए, और उनका बहुत, जो आप देखते हैं कि वो जगह जगह उनकी मूर्तियां लगाई जाती थी, लोग घरों में भी रखते थे। उसमें से एक दो जो जिनकी मृत्यु जो है ब्रिटेन में हुई या कोई बीमारी से मर गए, उसके बावजूद उनकी मूर्तियों को इस तरह से पब्लिक स्पेस में रखा गया जैसे वो साक्षात है, उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, ताकि वो पब्लिक के अंदर उनकी जो इमेज है वो इमेज बनी, जबकि वो ब्रिटेन में मर चुके थे, उनका कोई डेड बॉडी नहीं था, फिर भी मोम की मूर्ति बना करके। तो इसको जो बोलते पब्लिक स्पेस में और इमेजरी में किस तरह आप चीजों को बिठाते हैं, वो राजनीति को फिर तय करते। जिसकी तरफ कालीचरण स्नेही जी ने कहा ना कि आप जब मूर्तियां हम लगाते हैं तो वो पत्थर होते हैं और फिजूल खर्ची होते हैं, आप जब लगाते हैं तो वो प्रतीक होते हैं और हमारे स्मृति का हिस्सा होता है। बिल्कुल।
छोटी छोटी टिप्पणियां भी रखेंगे। हेमंत सर के पास सबसे अंत में आए, क्योंकि लड़ाई सीधी लड़ाई की लकीर राजगीर बनाम भी है, तो राजगीर पर हम आएंगे। और मनोरमा सच में यह है कि मोहन भागवत ने अभी हाल के अपने इंटरव्यू में बनवासी, ये सिर्फ यही नहीं, ये लोग तो बनवासी करते ही अपने अपने डॉक्यूमेंट में, अपने बातचीत में बनवासी आश्रम चलाते हैं। हाँ, बनवासी टर्म उनका बहुत पुराना है। नहीं मतलब आप नहीं, मेरे पॉइंट आउट करने का मतलब अभी भी सुधरा नहीं है, बार बार मतलब वनवासी टर्म ही इस्तेमाल करें। SC ST अंग्रेजी में बोल देंगे, लेकिन हिंदी में वनवासी टर्म ही इस्तेमाल करें। बिल्कुल मनोरमा। लेकिन अब आपसे एक सवाल कि महिला आरक्षण लागू हो जाएगा, संसद जाना है आपको, विधानसभा? वैसे विधान परिषद और राज्यसभा में नहीं है अभी, उसके लिए लड़ाई बाकी है। विधान परिषद और माने आप बैकडोर पे से दूसरे लोग ही जाएंगे, तो आपको जाना है? नहीं होगा। अब जिस तरह से जो अभी आपको लग रहा है ना, चीजें इन्होंने शुरू की है, लेकिन आप अगर टाइमलाइन और इन सब पे नजर दौड़ाएंगे तो आपको साफ ये हो रहा है। देखिए 2026 1 अक्टूबर से ये लोग हिली रीजन में स्टार्ट कर रहे हैं और शुरू कर रहे हैं, और मार्च 2027 से फिर वो बाकी जगह से कर रहे हैं। तो 27 पूरा ले लीजिए, 28 29 में चुनाव आपको मई तक 27 में उनका ये है कि 27 में वो जारी कर देंगे, वो है टाइमलाइन में। हाँ, लेकिन देखिए क्या हो, लेकिन इतना ज्यादा हालांकि बोल रहे टेक्नोलॉजी का समय है कि वो डिजिटल करें। हाँ, वो तो ये सब बोल रहे हैं, लेकिन इसकी पूरी अभी आप स्टेटमेंट इस पर दीजिए, डाउट पे मत जाइए। अभी वो तो हम लोग भी कह ही रहे थे, पहली बार जिन्होंने नारी शक्ति बंधन किया तो हम लोगों ने पहली बार क्या कहा कि ये इनका एजेंडा है कि अब 50-40 तक नहीं होने देंगे। 31 में, चूंकि वो पिछला हम लोगों के पास था, इन्होंने जब लागू किया तो हम लोगों ने ये भी बात की ना कि ये 31 के बाद की जो जनगणना होगी, डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद यानी इन्होंने टाल दिया। लेकिन फिर तुरंत समझ में आ गया कि नहीं, इनका खेल तो कुछ और है, और वो आपदा में अवसर ढूंढ लिया इन्होंने। तो अब इनका ही मान के चलिए कि इन्होंने ये कर दिया। डिलिमिटेशन पे आप बता सकती हैं कि वहां कहां मामला फंसेगा, क्या वो रोक देगा 29 के पहले महिला आरक्षण? और यदि दोनों चीजें हो गई तो विपक्ष की तैयारी कैसे देख रही है? जी मनोहर। तो आप देखना होगा डिलिमिटेशन के मामले में साउथ जो है वो क्या फॉर्मूला लेके आते हैं। अभी फॉर्मूला इनका सामने नहीं आया कि क्या है, और सीटों का फर्क कितना आता है। 10-10 सीट का फर्क आ जाएगा तो फिर तो साउथ का रिप्रेजेंटेशन, आपको लगता है साउथ एक्सेप्ट कर लेगा इसको? बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये तमाम चीज अभी पहले हमारे पास फॉर्मूला इनका जो है वो साफ साफ क्या इनका आधार होगा, क्या एरिया ही आधार मानेंगे, पॉपुलेशन आधार मानेंगे? पॉपुलेशन आधार मानते हैं तो साउथ का सीट कम हो जाएगा और नॉर्थ का बढ़ जाएगा। वैसे भी आजकल ये चल रहा है कि जो है डोमिनेंस नॉर्थ का हर जगह है, तो वो फिर पॉलिटिकल डोमिनेंस हो जाएगा और इनका रिप्रेजेंटेशन घटेगा। तो मुझे अभी ये कहना जल्दीबाजी होगी, जब तक कि ये साउथ का डिलिमिटेशन का मामला सुलझाने के लिए कोई फॉर्मूला लेकर के नहीं आते, इस पे सहमति नहीं बनती है। अगर सहमति नहीं बनती है और ये मामला ज्यादा वो हो जाता तो आप समझ सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट और ये तमाम इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और ये मामला आगे खिंच सकता है। तो अभी इस पर और फिर इसी के यानी सारी उम्मीद अब विपक्ष की इफनो बट पे आ जाएगी ना। हाँ, उनके पॉलिटिक्स को तो आप समझिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा वाले पे आ गया ना। हाँ, तो ये और दूसरी बात ये है कि मतलब ये एक खेल खेल रहा है जिसको कहते हैं ना कि मतलब आपको करना नहीं है, आपकी वैचारिकी का हिस्सा नहीं है, आपकी राजनीति का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको करते हुए दिखना है। तो ये करते हुए दिखना चाहते हैं, यही पॉलिटिक्स है। आपकी जमीन पे आके खड़े होंगे और कहेंगे कि हम आपसे ज्यादा बड़े हितैषी हैं। ये बहन जी को लोग साइडलाइन कर, बहन जी को लोग ये कर देता है। बहन जी ने जो कहा कि हाथी नहीं गणेश है, तो वो एक खास किस्म से ब्राह्मणों के बीच जाके पॉलिटिक्स किया उन्होंने, और उसके बाद 5 साल शासन किया है। तो पॉलिटिक्स में लोग ऐसा करते हैं। तो ये जो अभी कर रहे हैं, जी मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि विपक्ष का जो मान रहे हैं कि विपक्ष की तो सबसे बड़ी जीत है कि उनके पिच पे आकर के आप ये सब जो आपका था नहीं आप करने जा रहे, वो सारा कुछ करने जा रहे। हाँ, ये अलग बात है कि इसको अपने तरफ में कैसे इसको प्ले करना है, कैसे जनता के बीच ले जाना है। तेजस्वी यादव का आप देखिए, जिस दिन ये पहलगाम के बाद जाति जनगणना की घोषणा की प्रधानमंत्री ने, तो उसके अगले दिन तेजस्वी ने कहा कि अभी ये बाकी है बिहार का वो पैकेज और ठेकेदारी में भी आरक्षण, निजी क्षेत्र में आरक्षण, 7-8 पॉइंट वो लेकर आए थे।
आज तेजस्वी 7-8 यादव ने ये भी कहा कि बिल्कुल, उन्होंने कहा कि 7-8 नॉमिनल सूची में डालिए। हाँ, 7-8 पॉइंट लेकर आए थे, 50% की सीलिंग टूटने वाली भी बात कहे थे कि वो दीवार भी तोड़नी होगी, वो वाली बात भी थी। तो अब जो है विपक्ष, आप तो सारा कुछ, तो विपक्ष की तो जीत है, हार तो है नहीं ये। अब जबरदस्ती का कोई हार कहने लगे तो अलग बात है। जीत, मनोरमा, विपक्ष की जीत तब होती है जब आप सत्ता पे काबिज होते हैं। इसको विपक्ष की जीत नहीं कहते हैं। यदि इसी को विपक्ष की जीत, मुद्दों पे अगर सत्ता पक्ष आ गया तो वो भी एक जीत ही है, वो भी एक वैचारिक जीत तो है, आइडियोलॉजिकल जीत तो है। वो एक खास किस्म की वैचारिक जीत, इसको आप कैसे कहेंगे जब ये अपने, आप खुद ही कह रही हैं कि अपने हिसाब से चीजें करेंगे, तो उसको आप कैसे, आप एक कलरिंग करेंगे, तो ये कैसे संभव? एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। ये कैसे होगा? जो चीजें विपक्ष मांग रहा था, आपको पहलगाम करना, आपको आकर के वापस जाति जनगणना, आपको क्यों ऐसा करना पड़ा? क्यों? इतिहास में आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जयराम रमेश का आते हैं मनोरमा, चूंकि पहला राउंड ऐसे ही रखेंगे, थोड़ा सा वाइब्रेंट, थोड़ा धीरे, जल्दी। इतिहास में यदि आपको सत्ताधारियों का और वर्चस्ववादियों का खेल देखना हो तो जयराम रमेश का इंटरव्यू देख लीजिए। अपने यहाँ भी हमने उसको डिकोड किया है। होता यह है कि दबाव बनाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, दबाव बनाते हैं लोहिया सीमाजी, दबाव काम करते हैं बीपी सिंह और अर्जुन सिंह, और श्रेय लेने का जो काम होता है मनोरमा वहीं चूक कर रही है। इसीलिए सत्ता पर तो आना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, श्रेय लेने का काम आज भी कांग्रेस वही श्रेय ले रही है जो जयराम रमेश। तो हम क्या हम श्रेय बीजेपी को देंगे? मैं तो श्रेय देने का ही के बात पे विपक्ष पे आप नहीं देंगे, हम भी नहीं दे रहे हैं कांग्रेस को, सत्ता ले लेती है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन खैर आते हैं आपकी ओर। तो एक तो ये है कि ये जो कर रहे हैं, दूसरा अहल्याबाई होलकर पे भी जरा सा आप टिप्पणी करिएगा कि देखिए ये जैसे होता है आगे आगे चल रहे हैं, अस्मिताओं के खेल में। अब ये 3-4 जातियों को सीधे सीधे इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं और अपना जमीन मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो वो देखते हुए दोनों सारी चीजों पे टिप्पणी आप करें जल्दी से कि एक तो महिलाओं का रिजर्वेशन यदि हुआ तो क्या ये मुद्दा छिन रहा है, दूसरा कि कितना संभव हो पा रहा है विपक्ष जो है इनको चुनौती दे पाएगा इलेक्टोरली। सीमन जी, हम विपक्ष की बात कर रहे हैं तो पहली बात कि हम किसकी बात कर रहे हैं? कांग्रेस की बात कर रहे हैं। और ये मुद्दा जाति जनगणना और बाकी सबकी कर रहे हैं विपक्ष, मतलब हाँ, क्योंकि बात यह है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग अपनी सीमाएं हैं और अपनी परेशानियां और जो भी है। जैसे साउथ की अलग चीज है, परिसीमन को लेके उनके अपने रिजर्वेशंस हैं, जो कि जाहिर है जनसंख्या का विस्फोट उन्होंने वहाँ पे कम रखा है, जीडीपी पे उनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। आपके ये बीमारू, ये बिहार, यूपी और बाकी के मामले में तो उनका कंसर्न दूसरा है। फिर महिला आरक्षण की बात हो रही है तो ममता बनर्जी का कोई स्टैंड अभी तक उस पर बहुत ज्यादा खुल के भी नहीं आया है, और महिला आरक्षण में आरक्षण की भी बात है, उस पर भी कोई स्टैंड बहुत सारी महिला नेताओं का मैंने सुना नहीं है। और इसलिए मैं बात कर रही हूँ कि अगर हम विपक्ष की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कांग्रेस की राजनीति, ये शुरुआत कांग्रेस ने ही शुरू की थी। जो भी, जहां तक क्रेडिट की बात है तो बीजेपी फिलहाल में 10% आरक्षण का क्रेडिट ही क्लेम कर सकती है। क्रेडिट उसी को जाएगा जिसका हस्ताक्षर होगा, अंत में जिसकी नीयत दिखेगी, जो कर पाएगा। अभी 21 में होने वाला था जो सेंसस, उसको कोरोना का बहाना लेकर बहुत दूर तक 26 से शुरू होने की बात है। 2 साल हो जाएंगे इलेक्शन को हुए जब शुरू होगा सेंसस। उसमें जाति जनगणना तो खैर शामिल करने की भी कोई बात है नहीं। की बात अभी की बिहार राजनीति, बिहार इलेक्शन के मद्देनजर हाँ हो चुका क्या कर रहे हैं जी? ये वो भी एक 2010 से शिफ्ट करे कि जाति सर्वे अलग करने के बजाय सेंसस में उसको ऐड कर रहे हैं। उसके पहले बीजेपी ने जो किया है वो हिंदुत्व की राजनीति लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने जाति को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की है, सबको हिंदू बनाने का काम किया है। वो बात भी नहीं करते थे, वो बोलते थे हम सारे हिंदू
और मुस्लिम का परसेप्शन लेके आए थे, हिंदुत्व लेके आए थे। उन्होंने पूरी जातियों को लगभग एक तरीके से उनके मुद्दों को डाइल्यूट करने की कोशिश की है। तो यहाँ विपक्ष की जीत है। और जिन पार्टियों ने भी, चाहे वो कांग्रेस रही हो या बीएसपी रही हो, जिन्होंने भी आरक्षण और जाति जनगणना का मुद्दा बनाया है और बीजेपी को उस पर आके बात करनी पड़ी है। अब बिहार के में जब इलेक्शन की तैयारी शुरू हुई तो सबसे पहले आके मोदी जी ने बात की, जाति जनगणना की बात की। बिहार ने में वो पहले हो चुका था और वो कोरोना के बाद के समय में ही वो घर घर जाके जाति जनगणना कर्मचारियों ने पूरा किया था। तो वहां भी विपक्ष उस मुद्दे पे बीजेपी को लेके आए, लेकिन बात वहां बनी नहीं। इसलिए बीजेपी, क्योंकि बिहार में आपके बात पे 20 सालों से इनकी सरकार है, नीतीश कुमार प्लस बीजेपी की। स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है? पिछले 2 घटनाएं जो न्यूज मैंने देखा, एक बलात्कार पीड़ित बच्ची को एक बेड नहीं मिला और उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी थी पीड़िता की माँ को जो डॉक्टर देखने गया, उसकी जो मारपीट गई। उस पे तो आप आके बात नहीं करेंगे वोट लेने के लिए। तो उस समय भी मैंने कहा था कि ये सिर्फ ये इलेक्शन साधने की इनकी तैयारी है और उस मुद्दों पे बात कर रहे हैं जिनसे ये वोट मांगा जा सके। नियत में है नहीं तो इसको 26 के बाद 27, 28, 29 तक ले जाने की बात हो रही है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी तो जाति को मुद्दा बनाना ही नहीं चाहती। उनके लिए हिंदू मुस्लिम हिंदुत्व ही मुद्दा है। तो इसको जितना पीछे तक ढकेल सके उनकी कोशिश यही रहेगी। ये बात दूसरा, जब लगा कि जाति जनगणना पे उतनी बात नहीं बनने वाली है तो फिर सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर और ये सब बातें आने लगी। अब फिर से बात हो रही है, परिसीमन को लेके भी बातें हैं और महिला आरक्षण की जो बात है, मुझे तो लगता है अगर नियत में है तो फिर आप जो सीट्स है उसी में 10% से शुरू करें या एटलीस्ट सिर्फ 10% से ही शुरू करें। आप एक नियत तो दिखाएं। यहाँ तो पार्टी के अंदर ही 10% जो तैयारी दिख रही है उसमें तो डाउट है कि वो कर लेंगे, लेकिन मुद्दा वहां ही सिर्फ नहीं बन आएंगे। सीमा जी आपकी ओर जब अगले राउंड में मसला सिर्फ वह नहीं है कि वो कर लेंगे या नहीं करेंगे। अब उनका टेस्ट केस एक यहाँ पे ही शुरू होगा बिहार। एक और बात संजीव जी, कल राहुल गांधी बाकी लोगों से मिल रहे हैं, उनके साथ एक और मीटिंग है उनकी महिलाओं के साथ, महिला सम्मेलन एक छोटा सा है, उनके साथ भी एक मीटिंग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष बिल्कुल मुद्दों को छोड़ चुका है। अब हाँ, हेडलाइन मैनेजमेंट विपक्ष के पास नहीं है, वो सरकार के पास ही है। तो वो हमें दिखता है कि सरकार सारे मुद्दों को लेके जा रही है और विपक्ष बैकफुट पे आती जा रही है। पर मैं तो देख रही हूँ कि जो मुद्दे विपक्ष लेके आ रहा है, बीजेपी या सरकार उसी पे खेल रही है। उसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, आज हमारा कंसर्न तो यही है कि उसको डिफीट, मतलब उसको कायदे से विपक्ष जो है, एक सेकंड जी, विपक्ष के मुद्दों को एक तरह से वो डाइल्यूट कर देने की पूरी तैयारी के साथ आ रही है। लेकिन खैर एक टेस्ट केस लेकिन हेमंत सर बिहार के चुनाव में होने वाला है। राहुल जी आ रहे हैं, नीतीश कुमार डरे हुए हैं, एक सूचना जो हमने दी कि वहां लोगों को पहुंचने ना देना और दूसरी चीजें। राहुल जी के पास एक और बड़ी चीज होने वाली है, वो ये है, उनके पास एक एडवांटेज है कि जो बच्ची वाला प्रसंग है पीएमसीएच में, जो रेप विक्टिम लड़की है, तो उसको लेके कांग्रेस आज फ्रंट फुट पे है, कायदे से ये कर रही है और उस पर भी वो अपनी बात करेंगे। पूरी सरकार इसमें बैकफुट पे है और मैनिपुलेट करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये तो एक खास किस्म से एक बिहार तो पहला टेस्ट होने वाला। उस टेस्ट में राहुल जी कितने तैयार दिखाई पड़ते हैं, कितना उसका रिस्पांस मिलता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। चाहे वो ईबीसी हो, दूसरे अन्य जमातों से मिल रहे हैं, वो महिलाओं से भी मिल रहे हैं। महिलाएं हालांकि नदारद रहती हैं उनके माने पूरे सेटअप में। तो सबको देखते हुए बिहार में कैसे देख रहे हैं मुकाबला हेमंत सर? यहाँ से चीजें फिर आगे आएंगी कि 29 में क्या होगा। जी धन्यवाद। राहुल गांधी की सक्रियता और खास करके बिहार लगातार उनके आने को लेकर के सत्ता पक्ष में काफी बौखलाहट है, खास करके बीजेपी के भीतर। आज बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जायसवाल जी का एक बयान आया है और उसमें वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े पप्पू हैं और ये एसी में रहते हैं और एसी से
निकल करके आते हैं तो अनाप शनाप बोलते हैं, और ये सबसे बड़े गालीबाज हैं। आप गौर कीजिए शब्दों पर, सबसे बड़े गालीबाज है राहुल गांधी। और मुझे अगर इजाजत मिले तो मैं उनको चुन चुन करके गाली दे सकता हूँ। मेरे शब्दकोश में 50 से अधिक गालियां हैं। अब समझ लीजिए कि राहुल गांधी को लेकर के जो बीजेपी के भीतर जो नफरत और घृणा का जो भाव है वो किस लेवल का है। ये एक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान है। इससे आप समझ सकते हैं कि वो किसी जहां तर्क की सीमा खत्म हो जाती है वहां ये गाली गलौज पर उतर जाते हैं। अब इसमें क्या मतलब है? अभी आप राहुल गांधी ने इस देश को नाप दिया भारत जोड़ो यात्रा से। अब आप कहते रहिए कि आप ये एसी में बैठे रहते हैं, ऐसा ये जो कोई इस तरह का बयान तो मुक्तापूर्ण बयान ही कहा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जाति जनगणना का जो सवाल है उस सवाल को लेकर के राहुल गांधी जो नैरेटिव कर रहे थे, निश्चित रूप से बीजेपी के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था। और यही वजह है कि बीजेपी ने इस नैरेटिव को एक तरह से उसको अपने ढंग से फिर से ये करने की, स्थापित करने की कोशिश की, ताकि ये इसको हम अपने इसमें ये साबित करें कि नहीं हम इसके साथ हैं। लेकिन कुछ आंकड़े जो हैं वो बताते हैं कि आप ईमानदार नहीं हैं। जैसे कि जो तिथियां तय की गई है और जो अचानक जो घोषणा की गई कि जाति जनगणना होगी, 2021 से देश में सामान्य जनगणना रोकी हुई है और कोरोना के नाम पर वो रोक दी गई थी। 2021 में जो जनगणना होनी थी उस जनगणना के लिए 2019 में कैबिनेट ने जो राशि खर्च करने को लेकर के जो मंजूरी दी थी वह राशि थी 87,054 करोड़। 87,054 करोड़ ये पैसा जनगणना पर खर्च होना था। अभी जो बजट में पैसा है वो 580 करोड़ के आसपास में है और इन्होंने घोषणा की कि अब जाति जनगणना हम करवाएंगे। तो ये एक तरह से हड़बड़ी में लिया गया निर्णय है। मैं ये कहता हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकल नैरेटिव अपने पक्ष में गढ़ने के लिए ये बीजेपी ने ये कदम उठाया। उनकी मंशा अगर ऐसी रहती तो आप बजट में राशि का आवंटन आपने किया होता। अब हो सकता है कि जब आप करवाएंगे तो फिर पैसा ये आवंटित करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके विचार में ये बातें नहीं थी, आपके जहन में ये बातें नहीं थी, इसलिए आपने वो राशि का प्रबंध नहीं किया। लेकिन अभी जो इसके जवाब में जो महागठबंधन की ओर से और खासकर तेजस्वी यादव ने जो मुख्यमंत्री को चिट्ठी जो लिखी है उसको आप गौर कीजिए कि उसमें उन्होंने फिर वही सवाल उठाया है कि जो बिहार में जाति सर्वेक्षण करवाया गया और उसके आधार पर जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, उस बढ़े हुए आरक्षण के दायरे को लागू नहीं करने दिया गया। तो अब अगर आप इसके पक्ष में हैं तो फिर से एक सर्वदलीय कमेटी बनाइए और विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके सरकार को रिकमेंड कीजिए कि इसको मंजूर करे और इसको 9वीं अनुसूची में डालें। तो एक काउंटर नैरेटिव भी सामने विपक्ष लेकर के आ रहा है और इसका जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा कि ये जो है जो मांग की जा रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है। क्योंकि कोर्ट में इस मामले को फंसाया गया तो वो ये सबको पता है कि जो लोग कोर्ट गए थे वो बीजेपी समर्थक लोग ही थे। तेजस्वी ये भी कह रहे हैं कि आप नहीं करेंगे तो हमें क्या करना है, हमको पता है, हम करेंगे, यानी वो उसको मुद्दा बनाएंगे। ये एक विषय है। हाँ हम सर आपसे जी हाँ जी हाँ कुछ कहना चाह रहे बताइए। हाँ, वही वहां लेकर के आप आना चाह रहे हैं कि अब ये यहाँ जो तैयारी है, ये तो आप ये संकेत दे रहे हैं कि तेजस्वी और ये कर रहे हैं, इसके अलावा राहुल जी हेड ऑन कर रहे हैं। कल वो राजगीर आ रहे हैं, ईबीसी जो इनका खेल है और जो इनकी तैयारी है उसके बरक्स आप देखिए कि क्या तैयारी है इनकी, कितना जवाब दे पा रहे हैं, बिहार में क्या असर पैदा होगा। जी
देखिए, राहुल गांधी से दिक्कत क्या है वो अगर हम समझेंगे तो बात साफ समझ में आएगी। राहुल गांधी की पार्टी में डाउन द लाइन इस मुद्दे को लेकर के कितनी मजबूती है वो थोड़ी देर के लिए अगर हम भुला जाए, उसको थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ भी दे, लेकिन राहुल गांधी इस मुद्दे पर जिस तरह से बात करते हैं वो बीजेपी को बहुत चुभती है बात। जब वो कहते हैं कि हम इसी संसद में जाति जनगणना करवा करके छोड़ेंगे, करवा करके दिखाएंगे, और जब वो कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी जाति जनगणना नहीं होने देना चाहती है, ये लोग आरक्षण के खिलाफ हैं, जब ये बातें जब करते हैं तो बीजेपी को सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है, उसके पूरे नैरेटिव पर वो आघात लगता है। और यही मुझे लगता है कि राहुल गांधी की को लेकर के जो बीजेपी के भीतर जो भय पैदा होता है, और उसको लेकर के अभी जो मैंने कहा कि जो दिलीप जायसवाल का जो बयान आया, उसके पहले नित्यानंद राय ने बयान दिया है, 2 दिन पहले ही वो बिहार आए थे दिल्ली से, तो उन्होंने इसी तरह का राहुल गांधी को ये निशाने पर लिया, फिर तेजस्वी यादव को लिया। तो ये तो है। जैसे एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो सीमा जी अभी कह रही थी कि जो हेडलाइन मैनेजमेंट तो वो सरकार के हाथ में है, और उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण आज मैं अपने बिहार से ही आपको बता देना चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई, जो रेप पीड़िता मर गई इलाज के अभाव में, पूरा सिस्टम बेनकाब हो गया, और उसमें सरकार एक तरह से मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं है। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, वो जो प्रभारी मंत्री वहाँ के हैं, वो ये सब कुछ होते हुए आज क्या हो गया, पूरा हेडलाइन मैनेजमेंट सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, और मीडिया के साथ जो इनका गठजोड़ है उसको उस गठजोड़ की आज क्या खबर चल रही है वहाँ पर कि मुजफ्फरपुर रेप कांड के आरोपित मुकेश राय के घर पर बुलडोजर चला, और वहाँ मुख्यमंत्री जो है, जो प्रभारी मंत्री हैं, वो गए वहाँ और उन्होंने कहा कि मैं खुली छूट देता हूँ, जो रेप कांड का जो आरोपित है उसका घर ढा दिया जाए और उसका इनकाउंटर कर दिया जाए। ये किस कानून के तहत वह व्यक्ति बोल रहा है? उनको तो राय का मतलब ये इसमें यादव नैरेटिव डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो मैं बता रहा हूँ, वो मैं उस जिले का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि वो जो लड़की मरी है इलाज के अभाव में, 26 तारीख के साथ उसके साथ घटना हुई थी, उसके बाद रेफर होकर पटना आई 7-8 घंटे तक एम्बुलेंस में रही, इलाज नहीं मिला, मर गई। इस बीच में 1 तारीख को उसी इलाके में, वो दूसरा थाना क्षेत्र है लेकिन इलाका सेम है, एक कोरनी थाना क्षेत्र है और एक तुर्की थाना क्षेत्र है। तुर्की थाना क्षेत्र में 1 तारीख को एक घटना हुई कि एक पड़ोस के व्यक्ति ने पड़ोसी की लड़की को अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया, टेडी बियर देने के नाम पर, और उसको घुमाया, उसके साथ उसने रेप किया और फिर घर आकर छोड़ दिया उसको, और उसके बाद वो फरार हो गया। उसको लेकर के इश्तिहार वगैरह सब पुलिस हासिल कर रही थी, इश्तिहार हासिल भी कर लिया गया था। आज जब उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा मुजफ्फरपुर के दौरे पर गए तो मुझे लग रहा है कि सारी प्लानिंग पहले से तय थी। पहले वो तुर्की गए उस बच्ची के यहाँ जिसके पड़ोसी ने उसके साथ रेप किया था। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर बहुत फायरी स्पीच दिया, और वहाँ से निकल करके वो जब गए कोरनी में, जो लड़की जो मर गई वहाँ लोगों ने उनसे सवाल पूछना शुरू किया कि आप ये बताइए कि उस लड़की को इलाज क्यों नहीं मिला, अगर इलाज मिलता तो अब बच जाती। उसके घर के लोग पूछ रहे थे कि हमारी बेटी को तो इलाज मिला ही नहीं, आपके लोगों ने इलाज नहीं करवाया उसका। तो वहाँ केदार गुप्ता जो दूसरे जो मंत्री हैं उसी क्षेत्र से, विधायक भी है और मंत्री है सरकार में, पंचायती राज मंत्री, उन्होंने उस व्यक्ति को धक्का दिया, उसका वीडियो भी चला है काफी। लेकिन उसके बाद पूरा हेडलाइन मैनेज किया गया, पूरी खबर ये चल रही है कि मुजफ्फरपुर रेप कांड, वह पूरा नाम उसका बदल दिया गया, मुजफ्फरपुर रेप कांड में मुकेश राय के घर पर बुलडोजर चला और ये उसका घर ढहा दिया गया,
और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उसका इनकाउंटर कर दिया जाए। ये अपनी विफलता को छुपाने के लिए, अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनकाउंटर, कोई मुख्यमंत्री किसी को खुलेआम कहे कि फलाने का इनकाउंटर कर दो, उन्होंने ये भी कहा कि मुंह मत खोलवाइए तेजस्वी यादव, मैं आप पर जो है जब बोलूंगा। ये सारा खेल जो है जी हेमंत सर, तो ये इसमें मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें मीडिया जो है वो भी नहीं चाहता है कि इस तरह की घटनाएं रुके, सरकार से सब जवाब तलब किया जाए। और दूसरी बात, जो पीएमसीएच का जो अधीक्षक है, जिसको लेकर के तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, जिसके बारे में कहा उस अधीक्षक के खिलाफ जो सीएजी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में 33 करोड़ रुपए की बगलिंग का आरोप है उन पर, और वो है कोरोना पीरियड में दवा खरीदने के नाम पर। वो बिना किसी निविदा के, बिना किसी ऑफिस ऑर्डर के उन्होंने डायरेक्ट ये परचेजिंग एक फर्म से किया और उसको पैसे का भुगतान कर दिया। ये सीएजी की रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट जो अभी मैं देख रहा था, उसको एक आदमी ने मेरे पास भेजा था। उस अधीक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन एसकेएमसीएच में जहां उस बच्ची का इलाज हुआ और ऑन रिकॉर्ड वहां के डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो थ्रोटल इंजरी होती है, अगर गले की श्वास नली कट जाए तो उसका इलाज हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उसको रेफर किया था पटना। और उसके पहले एम्स में बात की गई थी, लेकिन एम्स के में बताया गया कि जो डॉक्टर इलाज करते हैं वो छुट्टी पर है, नहीं हो सकता है, इसलिए पीएम से भेजा गया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप जो आदमी, जो मेन जहाँ बच्ची मरी इलाज के अभाव में, वहाँ क्या हुआ कि एक उपाधीक्षक को, प्रभारी था, उसको प्रभार मुक्त कर दिया गया। बस सजा क्या दी गई? प्रभार मुक्त, यानी कि प्रभार जो आपको दिया गया मुक्त हो जाइए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर किसका हुआ? तो मुजफ्फरपुर में जहाँ इलाज हुआ। तो हेडलाइन कैसे मैनेज किया जाता है, इसमें अन्याय का पहलू जो है वो सबसे अधिक है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ इससे सबसे हट करके, कि देखिए इस देश में आरक्षण का सवाल जाति जनगणना से जुड़ा हुआ सवाल है। इस देश में अधीनस्थ जातियों का एम्पावरमेंट आरक्षण के जरिए ही हुआ है। बाबा साहब के बारे में जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब जेल नहीं गए कभी, तो जेल चल जाते तो लड़ता कौन उनके बदले में? उनके पास ताकत ये थी कि वो दुनिया का बहुत सारा ज्ञान उनके पास था, कानून की जानकारी थी, और उसके जरिए वो सरकार को घेरते थे। यही उनकी ताकत थी। लाठी तो चला नहीं सकते। जी हेमंत सर, एक बार और आएंगे आपकी और एक अंतिम बात, बस एक शब्द में अपनी बात में खत्म कर रहा हूँ कि ये जो अधीनस्थ जातियों का एम्पावरमेंट जो है, इसके खिलाफ बीजेपी है, आरएसएस है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और वो किसी को प्रधानमंत्री बना दें, किसी दलित को राष्ट्रपति बना दें, किसी दलित आदिवासी को बना दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोगों ने कोविंद जी को भी देख लिया, हम लोगों ने द्रौपदी मुर्मू जी को भी देख लिया। वो उन्होंने, उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल सकता है बिना इनकी इजाजत के। तो इस चीज को समझना पड़ेगा, किसी को मुगालते में नहीं रहना है कि ये जो चेहरा जो सामने ला करके चाहते हैं कि इसके जरिए हम लोगों को ठगे, इससे आगाह करने की जरूरत है। और आपने देखा होगा कि जब आडवाणी जी को वो गए थे ये उनको पुरस्कार देने के लिए, सम्मान देने के लिए, तो वहां पर मोदी जी बैठे हुए थे, वो बैठे हुए थे और द्रौपदी मुर्मू जी खड़ी थी। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति खड़ी रहे और प्रधानमंत्री कुर्सी जमा करके बैठा रहे। जी तो ये है इतना डिटेल हमने सुना हेमंत जी को बिहार के बारे में सर। और खैर हम जहां ले जाना चाह रहे थे उससे अलग और जरूरी डिटेलिंग था। उससे 2-3 चीजें तो सिद्ध है। एक तो कि ये नैरेटिव मैनेजमेंट इनके हाथ में है, और उसी नैरेटिव मैनेजमेंट का ही एक खेल है कि जाति गणना होगा, डिलिमिटेशन होगा, ये सारी चीजें करेंगे। मतलब मुद्दों को डाइल्यूट करना, पीट देना, छीन लेना। और उसके बाद तो अब आपसे सवाल है नहीं सर कि उत्तर प्रदेश में जो 2 प्रमुख विपक्षी दल हैं, कांग्रेस भी उसमें से एक है, लेकिन जो प्रमुख विपक्षी दल हैं वो हैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। तो इनकी तैयारी आने वाला चुनाव वहां है, काफी निर्णायक होने वाला है।
इनकी तैयारी पर इन तमाम एक्टिविटीज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किन मुद्दों पे आप ये अखिलेश यादव जैसे यहाँ तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं, चिट्ठी लिखा उन्होंने, कहा हम जरूरत पड़ेगी तो हम उतरेंगे भी। राहुल जी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और कल राजगीर में भी आ रहे हैं। वहां की तैयारियों के बारे में बताइएगा कि वो उनके पास मुद्दे क्या होंगे, किस तरह से तैयारियां कर रही हैं। अभी भी बहन जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो सिर्फ ट्वीट कर रही हैं। आज भी उन्होंने एक ट्वीट किया है लंबा 2-3 पेज का, और उन्होंने बताया कि कैसे विक्टिमाइज किया जा रहा है बीएसपी को। जी स्नेही सर। अभी हमारे सम्मानित साथी हेमंत जी ने बिहार के बारे में बहुत पक्की और एक बहुत तर्कसंगत जानकारी हमारे सामने प्रस्तुत की है सब सबके लिए। लेकिन देखिए, ये यूपी के बारे में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये है कि परिस्थितियां बदली हैं। बीएसपी की जो गतिविधियां थी पिछले चुनाव में या पिछले चुनाव के पहले, तो निश्चय ही कुछ संदेहास्पद लगा, मतदाताओं को लगा, दलितों को लगा कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, और यदि हमने बीएसपी का साथ दिया तो कुछ हम इस बाढ़ को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि बी टीम घोषित कर दिया गया था, तो लगभग नैरेटिव गढ़ने में माहिर हैं, तो ये कर किया गया, और उससे यह है कि बीएसपी को बहुत नुकसान। लेकिन बीएसपी भी ताड़ गई कि जब जमीन से बिल्कुल अस्तित्व ही मिटने वाला है तो क्या किया जाए। अब वो जाकर के अपनी जमीन को पाने के लिए हर वो कदम उठा रही हैं जो बहुत जरूरी है। आप देखा होगा, चुनाव आयोग से मिली हैं, वो ईवीएम के संबंध में भी बात की जा रही है, चुनाव की निष्पक्षता को लेकर के भी बात की जा रही है। जातीय जनगणना का जब मुद्दा आया तो उन्होंने उस मुद्दे को भी सपोर्ट किया और कहा ये बहुत जरूरी है। माने जो भी मुद्दे सपा या कांग्रेस उठा रही थी, उनको उन्होंने चाहे ट्वीट के माध्यम से ही रही या पत्रकार वार्ता के माध्यम से रही, उन मुद्दों को उन्होंने पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश की और भाजपा को लगातार घेरने की कोशिश की, जो पहले वो इस तरह का काम करते हुए नहीं दिख रही थी। तो ये एक हुआ है। हाँ, ये सही बात है कि सपा जिस तरह से चीजों को आगे बढ़ा रही है, जिस तरह से संघर्ष कर रही है, सड़कों पर भी संघर्ष करते दिख रही है और सचमुच में जमीन पर भी संघर्ष कर रही है, ये सही बात है। लेकिन उसका अतीत जो है वो पीछा छोड़ने वाला नहीं है। हम जानते हैं कि जब वो सत्ता में थे तो क्या रुख था। जैसे हम देखते हैं कि सत्ता में कांग्रेस थी तो जातीय जनगणना के बारे में क्या रुख था, किस तरह से रोका गया, और चीजों के बारे में, निजीकरण के बारे में आज माननीय राहुल जी बात कर रहे हैं, लेकिन सत्ता में लगातार रहे, कभी ये बात उनके मुंह से नहीं निकली, कभी भी उनके जहन में ये चीज नहीं आई। तो सत्ता से जब बेदखल होते हैं तो सत्ता की बेचैनी में वो सब करने की कोशिश करते हैं। ठीक भाजपा भी वही कर रही है कि सत्ता मिली है तो किन कारणों से जा सकती है, उन कारणों को वो खोज खोज करके और हल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे उसका नतीजा उनके प्रकार से कुछ भी आए, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं ढूंढ ढूंढ। इससे तो ये हो गया ना कि यदि चुनाव में, देखिए सबसे बड़ी बात है इलेक्टोरल सफलता, जो मनोरमा को मैंने अंत में कंक्लूडिंग उन्हीं से लूंगा, लेकिन जो मैंने कहा वो कह रही थी कि वो विपक्ष उसको ला रहा है स्पेस पे, तो ला रहा है, सब ठीक है। इलेक्टोरल सफलता सबसे बड़ी चीज है। ऐसी स्थिति में सपा की गड़बड़ियां सामने आए या कांग्रेस की गड़बड़ियां, हम लोग भी लगातार बात करते ही रहते हैं, कांग्रेस ने ये किया वो किया, राहुल जी इत्यादि, लेकिन फाइनल तो इलेक्टोरल सफलता है। तो जब सपा बसपा वहां आपस में टकरा रहे हैं तो फायदा तो होगा ना बीजेपी को, वहां आपको विकल्प बनते हुए विकल्प को जी का बिखरना है ना। एक नैरेटिव ये भी चल रहा है, लेकिन देखिए बीएसपी जब चुनाव दमखम के साथ लड़ती नहीं दिख रही थी और बीच में जो अंतर कलह उभर करके आई थी परिवार की, उसको भी सॉल्व किया गया और जनता का या दलितों का ये मन था कि किसी भी तरह आकाश आनंद को रखा जाए और ताकत के साथ रखा जाए, पावर के साथ रखा जाए, चंद्रशेखर के बरक्स उनको खड़ा किया जाए, तो स्वाभाविक रूप में वो तैयारी हो रही है। और ये जो अतीत की बात है, जैसे माना कि मैंने कई बार चैनलों पर उठाया है कि सपा क्या इस चीज को मानने वाली है, यदि सत्ता में वो आते हैं तो बहुजन नायकों पर जो जिले थे क्या उन्हें पुनर्स्थापित करेंगे? सवाल तो ये है कि यदि सत्ता में आप आते हैं तो क्या ऐसा करेंगे? ये वादा कौन करेगा? यदि आप कहते हैं कि हम तो बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, हम बाबा साहब के मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो रमाबाई से, पूज्य रमाबाई से तो द्वेष नहीं हो सकता है, संत रविदास से तो द्वेष नहीं हो सकता है, छत्रपति साहू जी महाराज इनके ओबीसी के आइकॉन रहे हैं, और वहां जाकर के कानपुर माने जो केजीएमसीयू यहाँ है सर लेकिन अभी सपा क्या करेगी? जैसे बीजेपी कर रही है वैसे कर लेगी, वो बोलेगी कि हम ये सब करेंगे, जैसे बीजेपी कर रही है।
मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, दलित यहाँ का भोला भाला नहीं, हम सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश का दलित बहुत सचेत है। जिस तरह से ब्राह्मण सचेत है, उसी तरह से दलितों में जाटो सचेत है, उसी तरह से ओबीसी में यादव सचेत है। तो बरगला नहीं किया जा सकता है। इनको जो है बिल्कुल पक्की जिम्मेदारी, इनको कहना पड़ेगा। लेकिन कह भी नहीं रहे, उनके करने की तो बात छोड़िए। लेकिन उनके यदि स्पेस ये पे तो कहते हैं, जैसे सार्वजनिक रूप से एक बार सपा प्रमुख ये कह देते हैं कि हमारी बहुत बड़ी भूल थी, हमारे लोगों की, हमारे दल की, हमसे बहुत अनजाने में या नौसिखिएपन में हुआ कि हमने आरक्षण का बिल फाड़ा, हमने पदोन्नति में पदावनत किए इन लोगों को, और हमने बहुजन नायकों के जो जिले स्थापित थे या जो नामकरण थे शहरों के, हमारी बहुत बड़ी भूल थी। इस भूल को हम सुधारेंगे सत्ता में मौका, चाहे हमें 10 साल बाद मिले या 10 दिन बाद मिले, हम इसको सुधारेंगे। ये कहने तक का साहस नहीं कर पा रहे हैं सर। लेकिन मेरा सवाल है कि सपा बसपा से लड़ रही है। जी जी बसपा जी, कांग्रेस जो है बसपा के स्पेस पे जाटव, आज भी देखिए उन्होंने जो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, वो काफी दिनों से उपेक्षित थे। राजेंद्र गौतम जी को चलिए एक अच्छा काम मिल गया कि उन्होंने अनुसूचित जाति सेल का अध्यक्ष बना दिया, लेकिन वो वहां वो तो कांग्रेस वहां स्पेस पे आ रही है, सपा के स्पेस पे आ रही है। तो ये विपक्ष आपस में उत्तर प्रदेश में उलझा हुआ दिखाई पड़ रहा है। वैसे में इस तरह नहीं, विपक्ष के आप मुद्दों को जानते हैं छीन सर, करके बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। नहीं ये आप असल देखिए, देखिए ना। इसको तो पता है कि कांग्रेस, सपा और बीएसपी वोट बैंक तो लगभग एक ही है। अल्पसंख्यक या मुसलमानों को साथ रख करके बीएसपी भी सत्ता में आई है, सवर्णों को भी किसी तरह से बगला करके सत्ता में माने साथ में लाई है, दलितों को तो साथ में रखा ही, अति पिछड़ी जातियों को भी रखा। ये बात अलग है कि बाद में वो नेता किसी कारणवश छिटक गए या उन्हें बाहर कर दिया गया पार्टी से, तो पार्टी कमजोर हुई। और आखिरकार बात तो वही है, जैसे पीडीए का फार्मूला है, बहुजनों का फार्मूला 85% का, मानवर कांसीराम का यही फार्मूला तो था कि दलित, पिछड़े, आदिवासी सब यदि एक हो जाते हैं, पिछड़े अति पिछड़े एक हो जाते हैं, जैसा कि आपने संकेत दिया कि देवी अहल्याबाई को लेकर के भाजपा बहुत सक्रिय दिख रही है। उन्हें पता है कि पालों का वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो पाल समाज है, जहां से होलकर बाई का संबंध है, जातीय संबंध है, वो उन्हें पता है ये बहुत बड़ा बोइंग है। किसी तरह से कुशवाहा और मौर्यों को वो साथ में ले आए हैं, लेकिन अब किस तरह से जाकर के ये बहुत बड़ी जाति थी जो संरचना में, जो पालों तो को विकल्प या पाल समाज को जाकर के मानवर कांसीराम लाए थे और ढूंढ ढूंढ के उनके नेताओं को राष्ट्रीय फलक पर स्थापित किया था। असल में वो तो जो वोट बैंक है वो एक ही है, विकल्प की तो आपस तैयारी में टकराते हुए दिखेंगे, आपस में टकराते हुए दिखेंगे, क्योंकि वोट भी तो इन्हीं के बीच में आ जा रहा है, तो टकराहट तो इनके जी। बीच में होगी, छीना झपटी। हालांकि देखिए, कांग्रेस को अलग थलग करके ही बीएसपी अस्तित्व में आई थी, ये तो पक्की बात है, और मुसलमान वोटों को साथ में लेकर के बीएसपी अस्तित्व में आई थी, और सपा का और भाजपा का पारंपरिक वोट जो था ब्राह्मणों का, वो भी जाकर के छीन करके आई थी, तो छीना झपटी तो चलेगी इनके बीच में। जी, तो खैर ये है बड़ा दिलचस्प मामला। आप विनय जी और मनोरमा जी से भी समझेंगे। कंक्लूडिंग मनोरमा जी अब आपको करना है, बीच में हमने आपके विपक्ष वाले उस पे। तो खैर सीमा जी, ये चक्कर है, अच्छा, इतना मुझे उलझा इजाजत, उलझा। मैं हाँ, जा इसीलिए सकता सर हूँ? आपको हाँ, चूंकि मुझे था कि आप 10 बज चुका है, थैंक यू। तो आप जा ओके, सकते हैं। थैंक यू, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा जी, इतना विपक्ष उलझा उलझा मामला है। देखिए, आपने उत्तर प्रदेश का सीन देख लिया, बिहार में अभी लड़ाई है, उतना उन उलझनों का मसला और अलग है। इतना बड़े फलसफे पे उलझन तो वही है, सपा बसपा और कांग्रेस का, वहां फलसफा बड़ा है, यहाँ थोड़ा बहुत सारे लोग हैं तो अलग प्रसंग है। इतना उलझा उलझा विपक्ष, और विपक्ष का मुद्दे मारता हुआ बीजेपी, कैसे देखती हैं आगे की राजनीति? मुद्दे तो कैसे, मुझे नहीं लग रहा है कि विपक्ष के मुद्दे बीजेपी मार रही है। मुझे ये लग रहा है कि विपक्ष के मुद्दों पे ही आके बीजेपी बात कर रही है। ये सारी जो जी, तो ये मुद्दे विपक्ष ही उठा रहा है, जो सरकार की तरफ से जो कदम उठने चाहिए, जैसे सेंसस की बात है। सेंसस बहुत डिले हो गया है उस समय कोरोना का, मुझे लगता है इतिहास में पहली बार है जो इतना डिले हुआ है सेंसस, वो भी नहीं हो रहा। जाति जनगणना की बात भी विपक्ष की तरफ से ही उठी थी, और वो भी फिर सरकार को आके उस पर बात करनी पड़ी है। दूसरी चीज, महिला आरक्षण, ये का मुद्दा बहुत पुराना है,
बहुत सालों 20 साल से डिबेट ही चला जा रहा है उस पे, और वाजपेयी सरकार ने तो उसको 29-30 पता नहीं 20 साल और 30 साल ढकेल दिया था मेरी समझ से। तो उसमें आरक्षण का भी मुद्दा है। तो ये सारे वो तो 25 जी क्रॉस कर गया जी। हाँ जी, तो 25 साल तो हो गए, पर 30 में भी अगर होता है, 29-30 में, तो 2000 से शुरू हुआ ये मुद्दा अब 30 साल ही पुराना होगा। तो 30 अगर आप 20 सालों में भी एक महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे कुछ नहीं कर पाते हैं, 10 साल कांग्रेस की सरकार या ये 12 साल 11 साल बीजेपी की सरकार, तो सबकी मंशा पे संदेह है। होता है, मुझे नहीं लगता कि अगर विपक्ष के मुद्दे ही उठाने हैं सरकार को, तो उस पे काम भी करके दिखाना चाहिए। सिर्फ मुद्दे उठाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ वोट लेने के लिए आप उन्हीं बातों पे बात करें कि अगर विपक्ष को इस पे वोट मिलता है तो मैं सरकार उठ के वो मुद्दा उठा रही है और बात कर रही है। तो यही है विपक्ष राहुल गांधी अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी सीमा में जितना हो सकता है वो हर, जैसे आप कल बिहार में वो बात कर रहे हैं, हर जाति के लोगों के बीच जा रहे हैं। महिला बहुत बड़ा वर्ग है जिसमें सारी जातियों की महिलाएं हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और ये सिर्फ महिलाओं का सम्मेलन है, तो मुझे नहीं लगता कि महिलाएं नहीं आएंगी। ये महिलाएं कांग्रेस तो का होंगी। महिलाओं जी, तो वो तो होंगी, वो जैसे भी लाए जाए, पर महिलाएं ही होंगी, वो सिर्फ महिलाओं की ही ये है। तो ये अपनी तैयारी तो कर रहे हैं, ये बात वही है कि अब एंड में जो वोट किसको मिलता है, तो परसेप्शन की राजनीति है बीजेपी की, सत्ता में है, मैनेज कर लेती है बाकी चीजें, बहुत चीजों की तरह। लेकिन ये कहना कि विपक्ष बिल्कुल नहीं, हर मुद्दे, जितने मुद्दे की बात आप कर रहे हैं संजीव जी, सारे मुद्दे तो विपक्ष के ही थे। तो बिल्कुल, इसमें क्या वो, दोमत है। हाँ, और महिला सरकारी आरक्षण की स्थिति लड़ाई में से है कि लेके उनको जी सोनिया गांधी ने इन लोगों को चिट्ठी लिखी कई बार, राष्ट्रपति को लिखी, उपराष्ट्रपति को जी लिखी, मोदी जी को लिखी, राहुल गांधी ने महिला आरक्षण को लेकर के कई बार जी प्रयास किया कांग्रेस ने, मुद्दे तो थे ही, लेकिन अब इन मुद्दों को ये इस तरह से अब इन्होंने एक तरह से फुलफिल किया, तो ये अब चुनावी राजनीति में भुनाने की अब ये कोशिश हो रही है। अगर जी पर वही है कि आप जैसे नोटबंदी आप रातों रात कर देते हैं, लेकिन बाकी मुद्दे पे पता नहीं आपकी इच्छा शक्ति कहाँ चली जाती है, सिर्फ उस पे आप राजनीति और मैनेजमेंट करके हेडलाइन निकल जाते हैं वोट लेके। तो इच्छा शक्ति की भी बात है, सिर्फ मुद्दे उठाने और छीनने की बात नहीं है। विपक्ष तो लगातार के हाथ में फिलहाल यही है कि वो मुद्दे उठाता रहे, और उस पे जी सड़क पे उतरना होगा। राहुल गांधी ने तो यात्रा की है, पर हाँ, सड़क पे उतर के इस पे फिर आपको लड़ना होगा, दिखना पड़ेगा बिल्कुल। आपको उसकी मांग करते हुए, संसद से लेकर सड़क तक। हालांकि जी बिहार में अभी कम से कम इस मुद्दे पे, बच्ची वाले मुद्दे पे कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई हाँ बिल्कुल, पड़ती है। जी विनय इनफैक्ट सर, सारी विपक्षी सरकार पार्टियों को की लड़ाई जी को बोलते हुए देखा जा रहा है इस मुद्दे पर। तो जी उसके बाद जी बिल्कुल ये हुआ, तेजस्वी भी आगे आए, बल्कि अब तो तेजस्वी पीएमसीएच के सारे पोल खोल रहे हैं। बिल्कुल विनय सर, मसला ये है कि सरकार को तो विपक्ष ले आ रही है बैकफुट पे, राहुल जी ले आ रहे हैं जो कह रहे हैं, लेकिन चुनाव को अपने उस पे नहीं ला पा रहे हैं, मतलब सरकार को अपने पिच पे ले आ रहे हैं, चुनाव को नहीं ला पा रहे विनय सर। तो सरकार रहेगी, विपक्ष विपक्ष रहेगा। देखिए संजीव जी, जैसे थोड़े बहुत फिजिक्स हम लोग सब लोगों ने पढ़ा है तो सबको पता होगा, कोई भी चीज की एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है ना। चाहे पानी होता है तो पानी अगर 100 डिग्री पे उबलेगा तो आप अगर 99 डिग्री तक ले जाएंगे वो आपका बेकार चला जाएगा। तो ऐसे ही जो राहुल गांधी सक्रियता दिखा रहे हैं, लेकिन उनको एक थ्रेशोल्ड को पार करना पड़ेगा जहां से लोग उनको क्रेडिबल फोर्स मानना शुरू करेंगे। देखिए, अल्पसंख्यकों में अखिल भारतीय स्तर पर इस बात को लेकर बेचैनी है कि कैसे वो कांग्रेस को एक वायबल फाइटिंग फोर्स बना पाए, लेकिन जब उनको वो क्रेडिबल अल्टरनेटिव बनते नहीं दिखते हैं तो मजबूरी में वो क्षेत्रीय पार्टियों पर जाते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं होता है कि आप कोई काम किए हैं, महत्वपूर्ण ये होता है कि आपने किन परिस्थितियों में किया है और लोग उसको लेके क्या मानते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप तेलंगाना निर्माण को लेकर के देख सकते हैं। तेलंगाना का निर्माण कांग्रेस सरकार ने ही किया, लेकिन उस चुनाव के बाद कांग्रेस बुरी तरह से हारी, उसका क्रेडिट दूसरों को मिला। तो देखिए, ये जो राजनीति जो है बहुत डायनेमिक प्रोसेस है।
और इसमें जो है वो जितनी जो सोशल फोर्सेस एक्टिव होती लेकिन है, वहां तेलंगाना वाले मामले में राजनीति के कई फैक्टर होते हैं। तेलंगाना वाले हाँ मामले वही, में अपना ही नेता बाहर कर दिया उन्होंने, तो हार गए। हाँ न, वही मैं तेलंगाना बोल में रहा हूँ बनाना ना। मुद्दा नहीं था, बनाना और बिगाड़ना। वो जो नेता था, जो उनका बीआरएस के बेटा, क्या नाम है, क्या रे, ये तेलंगाना का चंद्रशेखर लीडर। आप बोल रहे हैं, टीआरएस का नेता वो? अच्छा, वो तो आंध्रा का पर्सन है जी। हाँ, हाँ, नहीं, यहाँ तेलंगाना का मैं बोल रहा हूँ। तेलंगाना तो जी। राजनीति एक डायनेमिक प्रोसेस है, इसमें जितनी सोशल फोर्सेस काम करती है उतना ही जो लीडर है वो उन फोर्सेस को कैसे प्ले करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। तो राहुल गांधी जो है उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो फोर्सेस को जगा तो पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने पक्ष में, है ना। अब भीड़ तो जमा हो जा रही है उनकी यात्राओं में, पर वो भीड़ जो है वो दर्शक तक ही बन के रह जा रही है। माने सहानुभूति वो बन करके रह जाए, वो मतदाता में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है ना। पॉलिटिकल जी, उनका पॉलिटिकल इम्पैक्ट फैक्टर एक्सपेंड नहीं हो रहा है, ये संकट है। हाँ, वो जब तक वो क्रेडिबल नहीं बनेंगे तब तक वो बिहार में तेजस्वी यादव के दृष्टि छाया में रहेंगे और उनके लिए बहुत कम बारिश होगी। अब अच्छा भी है, अभी छाया में रह के चुनाव जीत लें। चुनाव जीतना भी सर बहुत जरूरी है। आप चुनाव क्योंकि ये देखिए 24 घंटे चुनाव लड़ने वाली मशीनरी से आप लड़ रहे हैं, और उसमें हाँ, तो वो वो गुरु के लिए सीखना तो होगा ना, वो आपको सीखना होगा। देखिए, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, हालांकि देर हो रही। देखिए, जाति को लेकर के अंबेडकर जी का भी बयान है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वो भी जाति खत्म करना चाहती है। बीजेपी भी अलग ढंग से बोल रही है कि वो जाति हटाना चाहती है, हिंदुओं को मजबूत करना चाहती है, पर वो कौन कैसे करना चाहता है ये इम्पोर्टेंट बात है। वो किस तरह से जातियों का प्रभाव निगेट करके सबको इंपावर करना चाहती। बीजेपी क्या करना चाहती? बीजेपी ये करना चाहती है कि माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए छोटी छोटी जातियों को इकट्ठा करती है, डोमिनेंट कास्ट को ये करने के लिए, लेकिन उनको डिसएम्पावर भी करती है। तो मेरा ये कहने का ये है कि आपको वो चीज समझनी पड़ेगी कि कहाँ वो प्ले कर रहे हैं, है ना। तो ये बात हम लोग बात भी करते रहे कि राहुल गांधी को अगर सीरियस पॉलिटिकल फोर्स बनना है तो उनको सेफ जोन, और जैसे मैं कहता हूं कि बॉक्सर अच्छा वही नहीं होता जो अच्छा पंच मारता है, जो पंच खा सकता है वही अच्छा बॉक्सर होता है। तो उनको बिहार यूपी में बैठ करके राजनीति करनी पड़ेगी, डंडे खा करके। जी, कंक्लूडिंग टिप्पणी मनोरमा, यदि इस बीच में हेमंत सर एक आध मिनट कुछ कहना चाह रहे हो, जो आपकी उस वक्त मैंने चूंकि बीच में रोक दिया था, तो अदरवाइज मनोरमा जी। 2-3 बातें मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए, ये जाति जनगणना का जो मसला है वो पूरा बिहार चुनाव सेंट्रिक है। वो इस बात को आप देख लीजिए, क्योंकि ये उसकी टाइमिंग भी देखिए, बिहार जीतना इनके लिए कितना जरूरी है, इसको ध्यान में रख करके इन्होंने ये पूरा गेम प्लान किया है। और यही वजह है कि आज की तारीख में बीजेपी बिहार में ड्राइविंग सीट पर है। नीतीश जी का आज एक दरभंगा में कार्यक्रम था, वहाँ पर वो फिर से ऐसी हरकतें उन्होंने की जिसको लेकर के लोग उनको चर्चा के केंद्र बने हुए हैं। वहाँ उन्होंने क्या किया कि मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि आपने हरकतें शब्द प्रयोग किया, सम्राट तो दूसरा कुछ नहीं। अब तो मैं तो बहुत पहले से कह रहा था, और आज प्रशांत किशोर ने कहा, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मैं चुनौती देता हूँ वो मेरे ऊपर मुकदमा करें कि मैं कह रहा हूँ कि वो उनका दिमागी वो संतुलन खत्म हो चुका है। तब तो उन्होंने कहा, साफ साफ कह ही दिया। तो उन्होंने वहाँ सम्राट चौधरी को खड़ा करवाया कि उठिए, खड़ा होइए, हाँ हमारा ये उप मुख्यमंत्री है, खड़ा हो। और उसके बाद लोगों ने तालियां बजानी शुरू की। तो ये जो पूरा प्रहसन है, इसको आप इस रूप में समझिए कि बीजेपी इसको एंजॉय कर रही है,
और पूरा सत्ता का संचालन एक एक दारोगा, सिपाही, एसपी, एसएसपी, डीजीपी, आईजी, डीआईजी क्या करेगा, डीएम क्या करेगा, ये सब बीजेपी तय कर रही है। तब तो आज उप मुख्यमंत्री इस तरह से, जिस तरह से गुंडों जैसी भाषा में बात कर रहे थे कि उसका घर ढा दो, उसका इनकाउंटर कर दो, मैं फ्री करता हूँ, ये दिखा रहा है कि बिहार जीतने के लिए क्या क्या नैरेटिव तय किया जाएगा, हेडलाइन मैनेजमेंट से लेकर के और जाति जनगणना का, क्योंकि जाति जनगणना का जो कहिए कि जो केंद्र है वो बिहार ही है, यही से आवाज उठी थी। और यहाँ होगा, बिल्कुल यहाँ होगा, बंगाल में दूसरी चीजें होंगी, हिंदू और मुस्लिम होगा, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में फाइनल इसका टेस्ट हो जाएगा। मनोरमा माफ करेगा चूंकि समय ये है, कंक्लूडिंग टिप्पणी कि भाई सरकार को अपने पिच पे लाना एक बात, और इलेक्टोरली जीत करके फिर सब कुछ को अपने हाथ में रखना ये दूसरी बात होती है, नैरेटिव ये लाना दूसरी बात। संजीव जी घर ढहाने और वो वाला वो जो है कानूनन जो है अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, लेकिन उसको कोई अभी वो चुनावी पॉलिटिक्स में कोई कहेगा नहीं। इंसाइटेशन ऑफ क्राइम तो जो है वो अपराध में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विजय सिन्हा वाला जी। हाँ, लेकिन तो इसका मतलब क्या है? चुनावी सफलता अगर नहीं मिलेगी तो क्या विपक्ष अपनी राजनीति करना छोड़ देगा? अब 2024 में नहीं मिला तो मतलब क्या 2029 के लिए वो मतलब ये हुआ कि मतलब चुनावी सफलता नहीं मिल रही है तो मतलब घर में बैठ जाए, जो कर रहे हैं वो करेंगे, वो और ज्यादा एग्रेसिवली करना चाहिए क्या नहीं? ममता बनर्जी और कर्नाटका सभी जगह में जो भी मतलब अभी देख लीजिए कास्ट सर्वे को ही लेकर के, तब आप बिहार को साधने के लिए पहलगाम से लेकर उन्हीं, अब तो यशवंत सिन्हा ने भी बोला है, ये पुलवामा के टाइमिंग को उसके टाइमिंग को जोड़ करके पिछले दिनों बोला। तो आप ये जिस तरह से पुलवामा पे पहलगाम के बाद जिस तरह से फजीहत हो रही है, अभी भेजा गया सारे जगह में, आज तो सिंदूर अपने प्रधानमंत्री ने अपने उसमें लगाया, अपने सरकारी जो है उनके निवास स्थान में सिंदूर का पौधा लगा है, उनके यहाँ पानी वानी दे रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस पे। आप सोचिए एक एक सिंदूर जिनका गया उसको सिंदूर लाके दे सकते हैं। बात तो पूरे भारत में सिंदूर बांटने से क्या होगा? सिंदूर छूने वालों को आज तक अरेस्ट नहीं किया है, 4 लोगों का पता नहीं है जी। और जिनका सिंदूर गया उनको सिंदूर दिया, दे सकते हो, लौटा सकते हो उनका सिंदूर। तो सब आप नैरेटिव दे दिए, कोई पूरे हिंदुस्तान को सिंदूर की क्या जरूरत है भाई? सिंदूर तो उनको चाहिए ना जिनका सिंदूर गया, वहां आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये बिहार को साधने के लिए ही जो चीजें हैं, चाहे जाति जनगणना का मसला आया हो, चाहे आप देखिए कहीं भी आप जाति जनगणना करें, ममता बनर्जी जो कर रही है तो एक और सर्वे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उस पे जो है नया सर्वे, तो मुसलमानों को इतना आरक्षण क्यों? कर्नाटका का भी तो लीक हुआ है, न्यूज मिनट ने लीक किया तो उसमें दिखाया कि सोशली बैकवर्ड सबसे ज्यादा मुसलमान है, एजुकेशनली बैकवर्ड सोशली बैकवर्ड सबसे ज्यादा मुसलमान है, 12% वो भी है वोकालिंगा, और जो ब्राह्मण है 3% आबादी है, और उनका बैकवर्डनेस का परसेंटेज 1 है, सोशल में भी और इसमें भी, एजुकेशनल में भी 3% ब्राह्मण, सिर्फ 1% बैकवर्ड है, सिर्फ 1% जो है वो उनका है। और कहाँ 43% और 20% से ऊपर मुसलमान जो है सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, और बाकी वोकालिंगा सबसे ज्यादा फिर तो आप सब क्लासिफिकेशन पे जो अब नया डेटा हो रहा है, अभी कंक्लूड हो जाएगा 60 दिन के अंदर में, रिपोर्ट बाहर आ जाएगी 60 दिन के बाद, सब क्लासिफिकेशन इसके तहत होगा। SC ST का जो उसके अंदर सब क्लासिफिकेशन के अंदर जो रिजर्वेशन देना है वो सब है। तो चीजें तो इस तरह से हो रही है, यहाँ पे दिख रहा होता हुआ आप जैसे कर रहे हैं। कर्नाटक में तो एक चीज और हो गया, कर्नाटक अपने पिच पे लाए या ना लाए, हालांकि जाति गणना वाला भी अब दोबारा वो कर ही रहे हैं, सर्वे करा के कह रही हैं आप सब क्लासिफिकेशन वाला जो 3 स्टेट कराया, देखिए तेलंगाना करवाया, आंध्र कराया, कर्नाटका करा रहा है। मनोरमा भाजपा के पीछ पे सिद्धारमैया जैसा नेता आ गया। अब बताइए ये IPL का उन्होंने बेंगलोर राष्ट्रवाद का एक प्रतीक बना के जो कर दिया, और ये बहुत ही मतलब दुखद घटना है। और ये मतलब यहाँ पर एक लाइन खींची जानी चाहिए थी तब, जबकि IPL आपका कोई ना उसका देश के गौरव से या खेल का उससे कुछ है, एक प्राइवेट इवेंट था जिसको लीडर है। बिल्कुल। तो बस कंक्लूड करिए, कोई और बात कहना चाह रही हो तो यार जी।
नहीं, उसके बाद अभी तो चल ही रहा है, न्यायिक आयोग का गठन हुआ है और आज ट्विटर पे विराट कोहली को अरेस्ट करने की बात हो रही है, वो सब सारा कुछ तो अलग से चल रहा है, लेकिन जो घटना हो गई होगी और लोगों का भी है नहीं, इस कि विषय पे कोई कंक्लूड करना चाहें, कुछ बात करना चाहें जो आज का विषय। मुझे लगता है नहीं, मुझे ये लगता है कि विपक्ष जो है वो इलेक्टोरल सफलता एक बड़ी बात है, जहां पर इलेक्टोरल सफलता मिली है वहां पे आप देख लीजिए काम कर रहे हैं। मैंने इसलिए कर्नाटका का उदाहरण दिया, तेलंगाना में हो चुका है। तो मैं ये बात करी, यहाँ टेबल करने की बात है, रिपोर्ट कुछ लीक हुई है, उसमें जो है डेटा आया हुआ है, डेटा में ये चीज मालूम चल रहा है कर्नाटका की जनता को। तो मैं ये बात कह रही हूँ, बाकी जो है ये कर रहे हैं, इनका क्या अभी सामने है, आपको कुछ नहीं दिख रहा है। आपको बिहार साधने के लिए आप पहलगाम भी कर रहे हैं, आप जाति जनगणना की भी जो है घोषणा करवा दी आपने, और अब जो है आप बाकी और आगे जो है मुद्दे जो चलने चाहिए आप उसको लेकर के आ रहे, अब सेंसस भी होगा। तेलंगाना पे जी, तेलंगाना पे मुझे ये बोलना था, आप ये चंद्रशेखर राव की बात कर रहे थे, तो टीआरएस की पूरी राजनीति जो थी वो तेलंगाना के बनाने की थी, निर्माण की थी, और कांग्रेस उस वक्त सत्ता में थी और वो कर पाई थी। तो इसलिए सारे जो वोट्स मिले थे या पार्टी जो जीत के आई थी वो टीआरएस पार्टी इसी आंदोलन पे बेस्ड थी, तेलंगाना राज्य की मांग पर। तो इसलिए वहां पे कांग्रेस को वोट ना जाके टीआरएस को मिला था। तो उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस को उस तरह से देखना कि हार गई, वो मुझे थोड़ा वो लगा। नहीं, विनय जी ने बस वही यही कहा, आप टिप्पणी ही थी की बात मेरी। कही, उन्होंने मुझे काउंटर करते हुए यही कहा था कि कई जी बार जी जो लोग कर देते हैं, यानी जो मोदी जी और दूसरे हाँ लोग कर दे रहे हैं उन्हीं को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जो लोग दबाव बनाते हैं उनको हासिल होता है, हुआ ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चोट खा आंदोलन तेलंगाना का मूवमेंट जो था वो टीआरएस का था और कांग्रेस थी सत्ता में, तो उसी के समय हुआ था। तो फायदा तो राज्य उसको में हुआ। टीआरएस को ही या चंद्रशेखर एक और राव को बात, ही मिलना। झारखंड में भी बस थोड़े से चंद्रशेखर राव नीति से के बाद एक और बात, चंद्रशेखर राव से मुझे चंद्रशेखर आजाद विपक्ष के साथ और जो भी नेता उभरता उसके साथ बीजेपी क्या क्या कर सकती है, आज का प्रकरण चंद्रशेखर आजाद वो करेगी मनोरमा, वो देखिए वो पॉलिटिक्स कर रही है, वो भी करेगी। और इधर आरोप लगा करके कहानियां निकाले समृद्ध जा को रही नहीं है। दोस्त दिखाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनोरमा, हेमंत जी, विनय जी, सीमा जी और कालीचरण स्नेही सर हमारे थैंक साथ थे। यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिक्स यूं ही होगा, पॉलिटिक्स चौतरफा, जो सत्ता में है उसे भी करने का हक है और जो विपक्ष में है उसे भी करने का हक है। मुख्य मसला होता है, आप पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में मुख्य मसला सत्ता हासिल करने के बाद अपनी राजनीति के अनुरूप, राजनीति का अर्थ हुआ ब्रॉडर राजनीति के अनुरूप आप क्या कुछ कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। इसलिए आज हमने रखा था कि आने वाले दिनों में जाति गणना, डिलिमिटेशन और ये सारी चीजें हो जाती हैं तो फिर विपक्ष के पास क्या तरीका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बोर्डसाइड पैनलिस्ट का किसी का भी हम नहीं ले पाए टिप्पणी, खास करके आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल 11 बजे। नमस्कार।